नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, उम्मीदवार भी तैयार हो रहे हैं। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रही है। विधायकों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, उन्हें टिकट कटने का डर भी सता रहा है। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में हम आपको बताते हैं कि जनता की पसंद आखिर क्या है, जनता किसे चाहती है कि पार्टियां उम्मीदवार बनाएं और वो जीत कर विधानसभा जाए। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हमारी टीम ने की। जानने के लिए हमारी टीम होडल, राई, सोनीपत और झज्जर विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन जाना। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी के बीच मुकाबला है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। तो चार विधानसभाओं में जनता का मूड क्या है, उम्मीदवारों को लेकर वो क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव खेले, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में चुनावी शोर मच चुका है। सिर्फ कुछ महीनों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग भी सजानी शुरू कर दी है। कोई जातिगत समीकरणों के लिहाज से फील्डिंग सजा रहा है, तो कोई मैनिफेस्टो को अपना सियासी मॉडल बनाकर चुनावी समर में डंका बजाने की तैयारी कर रहा है। सियासत में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, अन्य दल भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में होने वाला विधानसभा का ये चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। चुनाव में सबसे अहम रोल उम्मीदवार का होगा, जो जनता के भरोसे को कायम रख सके और पार्टी की साख भी बचा सके। यही जानने के लिए हमारी टीम लगातार हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और जनता का ओपिनियन जान रही है। टोटल न्यूज होडल विधानसभा, राई विधानसभा, सोनीपत विधानसभा और झज्जर विधानसभा पहुंच चुकी है और लोगों से जानने की कोशिश की गई कि इस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है, पार्टी किस तरह से टिकट बंटवारा कर सकती है, इस बार किस आधार पर टिकट बंटेगा और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं। यही सब जानने के लिए गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। अपने क्षेत्र में किस उम्मीदवार को देखना वो चाहते हैं, इस बार कौन मैदान में होगा। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं होगा। यह सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में चुनावी शोर मच चुका है। सिर्फ कुछ महीनों बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ी हुई है और जनता अपना ओपिनियन दे रही है। सबसे पहले होडल विधानसभा की बात करते हैं। यहां पर किस तरह का सियासी समीकरण है, देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और छोटे शब्दों में जानने की कोशिश करें, क्योंकि चार विधानसभा को कवर करना है। होडल विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से जो उम्मीदवार जनता की पसंद है, क्या वही पसंद पार्टी की बन रहे हैं या फिर नहीं? देखिए पंकज, समय अब बहुत कम रह गया है। सर्वे पार्टियां भी करवा रही है और सर्वे हम भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी में सीधा सीधा मुकाबला लग रहा है और कांग्रेस से अब बीजेपी के हमारे सर्वे में जो आगे रहे हैं और प्रमुख नेता भी वही है, जगदीश नायर और उदय भान, दोनों बड़े नेता, बड़ा नाम। लेकिन फैसला अब यहाँ की जनता को करना है कि बागडोर किसको दी जाएगी। जी महेश, यही सवाल आपसे, क्योंकि एक तरफ जगदीश नायर हैं, काफी उनका नाम अब आ चुका है सामने, और दूसरी तरफ कद में कहें, पार्टी के कद में कहें तो कांग्रेस के उम्मीदवार उदय भान जो जनता की पसंद बन रहे हैं वो ऊपर हैं। देखिए, जगदीश नायर को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव खेल सकती है और अच्छा खासा परसेंटेज भी मिल रहा है। करीब करीब 60% लोग यहां जगदीश नायर को बतौर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देखना चाहते हैं और पार्टी इस बार आर या पार की स्थिति में नजर आ रही है। तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर बेहद संजीदा भारतीय जनता पार्टी है, तो ये भी तय है कि अपनी जो जोर आजमाइश है भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहद कम करेगी। जिस उम्मीदवार को लोग पसंद कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग जिसे वोट देना चाहते हैं, उसे सामने रखने की कोशिश की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी फिर जगदीश नायर पर अपना दाव खेल सकती है और कांग्रेस पार्टी को लेकर तो किस तरह की संशय की स्थिति यहां पर है नहीं। प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र
सिंह हुड्डा के करीबी, तो ऐसे में यहाँ उदय भान की टिकट को लेकर किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कि उदय भान के सामने जगदीश नायर होंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ा मुकाबला देने की कोशिश करेगी। अब पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का, इसलिए क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष है उदय भान, अगली सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो सकती है। हुड्डा के नजदीकी होने का फायदा भी उन्हें मिल सकता है। वीरेंद्र जी, अब कांग्रेस का उम्मीदवार तगड़ा इसलिए क्योंकि पार्टी के हिसाब से जिसका पार्टी में कद बड़ा हो उसे उम्मीदवार के तौर पर हम बड़ा देख सकते हैं या जनता बड़ा देख सकती है। क्योंकि कांग्रेस की टिकट की बात आती है तो जनता कहती है कि उदय भान 81.81% उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है और देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब ये पार्टी को तय करना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। अगर चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय चेहरा है, कांग्रेस के पास कोई सीमित विकल्प हैं, तो सीमित विकल्प में उदय भान बहुत सशक्त दावेदार है। अगर पार्टी ने यह तय करना है कि प्रदेश अध्यक्ष को जो है चुनाव लड़वाना है तो कांग्रेस के पूरे प्रदेश में घूमना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के अगर सभी नेता चुनाव लड़ते हैं तो लड़वाएगा कौन? तो इसलिए पार्टी के सामने एक संकट यह भी है। देवेंद्र, जब हम बाहुडल से निकलते हैं तो हमने देखा कि राई विधानसभा में जिस तरीके से जनता की पसंद देखने को मिली, इसमें मिला जुला असर देखने को मिला। मौजूदा विधायक बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली हैं, उनके ठीक बगल में दिखाई दिए कृष्णा गहलावत और पुनीत राई को भी जनता अपना समर्थन, अपनी पसंद बता रही है। ऐसे में किस तरीके से राई विधानसभा के सियासी समीकरण को बीजेपी के नजरिए से समझें? देखिए पंकज, मौजूदा वक्त में राय से मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष बने, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, वो मजबूत चेहरा है। अब कृष्णा गहलावत उनके बाद हैं। कृष्णा गहलावत भी काफी अनुभवी हैं, चुनाव लड़े हैं, पार्टियों में रही है, विकास पार्टी में भी रही हैं। लेकिन मोहनलाल बड़ोली, मेरे को लगता है मोहनलाल बड़ोली को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है और उनके लिए कोई और दूसरा क्षेत्र हो नहीं सकता। एक तो प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा वो मौजूदा विधायक है। हो सकता है कुछ कमियां पार्टी को नजर आए, लेकिन उन कमियों को दुरुस्त करके कृष्णा गहलावत, अब सवाल यह कि राई कोशिक है, बड़ोली तो इनका गांव है, मोहनलाल बड़ोली कोशिक है, ब्राह्मण है, और उधर से कृष्णा गहलावत जाट कम्युनिटी से आती है। पार्टी को समीकरणों को तोलना है, पार्टी जीत कैसे सकती है बीजेपी को ये देखना है। और कांग्रेस की बात करें तो जय तीर्थ दहिया है जी, 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनके साथ है, तो कांग्रेस बीजेपी में मुकाबले की जमीन सजती हुई नजर आ रही है। मिश, इस सीट पर ज्यादातर देखा गया कि अंतिल हैं, दैया हैं, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर सबसे पहले यह कहा गया कि जनता की पसंद बने मोहनलाल बड़ोली। इस बार किस तरह का सियासी समीकरण देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी जी ने जानकारी दी कि महत्वपूर्ण तो ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये तय करना है कि प्रदेशाध्यक्ष को 90 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार करना है या अपने प्रदेशाध्यक्ष को वो चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। तो यहाँ मोहनलाल बड़ोली का जिक्र किया जाए तो मोहनलाल बड़ोली यकीनन हमारे सर्वे में भी परसेंटेज जो है लोगों से ज्यादा, बाकी तमाम उम्मीदवारों से ज्यादा उन्हें मिलता हुआ नजर आया है। 45.65% मोहनलाल बड़ोली को मिल रहा है। उनके पीछे जो दूसरे नंबर पर है 29.34% कृष्णा। तो यहां पर जाति का संबंध भी दरअसल देखने की जरूरत पड़ेगी। जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारना चाहती है या फिर ब्राह्मण, ये तय पार्टी को करना है। सबसे पहला तय तो ये करना है कि मोहनलाल बड़ोली को चुनावी मैदान में उतारना है या नहीं उतारना है। उतारना है तो फिर इससे बेहतर स्थिति जो है मोहनलाल बड़ोली के लिए नहीं हो सकती। राय विधानसभा क्षेत्र एकमात्र विकल्प उनके लिए माना जा सकता है। तो ऐसे में 2 महत्वपूर्ण फैसले पार्टी को करने हैं। मुझे लगता है कि उम्मीदवार के रूप में फिर किसी तरह के मुकाबले की स्थिति नहीं होगी। अगर चुनाव मोहनलाल बड़ोली को लड़ना है तो फिर राय विधानसभा क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प है। जी वीरेंद्र जी, एक सवाल अक्सर सामने रहता है क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ दौर में देखा गया कि चेहरों को लेकर चुनाव लड़ रही थी और ऐसा कहीं लगा नहीं कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई। अंदरूनी तौर पर की गई होगी लेकिन चेहरे प्रमुख तौर पर आगे सामने थे। लेकिन इस बार क्या हम समझ सकते हैं कि जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी रहेगा चुनाव में? ये जातिगत समीकरण तो रहेगा। अब जिस तरह से अभी मेजी चर्चा कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मोहनलाल बड़ोली को इस बार चुनाव लड़ाया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी लड़कर हटे ही हैं। और देखिए, संगठन को मजबूत करना है, वो संगठन के लिए समर्पित हैं। तो ऐसे में विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, राय के अंदर ब्राह्मण समाज की सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कृष्णा गहलावत की बजाय, कृष्णा गहलावत अब जो है मार्गदर्शक नेत्री के रूप में है, तो ऐसे में पुनीत त्यागी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो पुनीत राय लिखते हैं, वैसे त्यागी है, और देखिए त्यागी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी नहीं है, ब्राह्मणों में भी उपजातियां हैं।
तो त्यागी समाज को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। वो पार्षद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े थे, 1 वोट से हार गए थे। तो ऐसे में युवा चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है और वो भी मोहनलाल बड़ोली की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राय में नया प्रयोग कर सकती है। देवेंद्र, आगे बढ़ते हैं तो सोनीपत विधानसभा सीट आती है जहां पर जनता से जब पूछा गया, उनका ओपिनियन जाना गया, तो बीजेपी के लिए जनता ने कहा कि देखिए ललित बत्रा उनकी पहली पसंद होंगे, वो टिकट उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरे नंबर पर निखिल मदान है। निखिल मदान भी काफी कोशिश कर रहे हैं 24.23% के साथ। तीसरे नंबर पर कविता जैन का नाम आता है। ये तो बीजेपी की बात रह गई, लेकिन बीजेपी के लिए कितना आसान है यहां पर टिकट का बंटवारा करना, जनता की पसंद को अपनी पसंद बनाना? देखिए पंकज, बीजेपी भी सर्वे करवा रही है। सोनीपत की जनता, उनका जनता का मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं। टिकट कविता जैन के जो मेरे को पता लगा है, कविता जैन की बजाय राजीव जैन उनके पति हैं, मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं, बीजेपी में लंबे टाइम से हैं। मेरे को यह खबर है कि राजीव जैन खुद पहल करेंगे आगे आने की। अगर जैन परिवार को टिकट मिलता है तो कविता जैन की बजाय राजीव जैन खुद चुनाव लड़ेंगे, उसकी उन्होंने तैयारी भी कर ली है। दूसरा, राजीव जैन जो है संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है, संगठन के आदमी रहे हैं। और जहां तक बीजेपी की बात करें, ललित बत्रा हमारे सर्वे में नंबर 1 पर है। ललित बत्रा काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। पिछले चुनाव में मेयर का चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस के निखिल मदान ने उनको हरा दिया था। लेकिन निखिल मदान खुद अब बीजेपी में है और वैसे उनका मेयर का कार्यकाल पड़ा है, उनके पास कुर्सी है। हो सकता है कि ललित बत्रा को मौका दिया जाए, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी काफी इफेक्टिव है सोनीपत में और पंजाबी विधायक ज्यादातर रहे हैं। हालांकि अब पिछले 10 साल की देखें तो हालात बदले। कविता जैन आई, 2 बार कविता जैन बनी, फिर सुरेंद्र पवार है जो गैर पंजाबी हैं। लेकिन पंजाबी कोटे को टिकट देनी है, पंजाबी को देनी है, तो मेरे को लगता है ललित बत्रा पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन अभी असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। जी, मैं सुरेंद्र पवार कांग्रेस की तरफ से 52.00% के साथ टॉप पर जनता की पसंद बने और ललित बत्रा बीजेपी की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर पंजाबी जो वोटर है ज्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाबी वोटर्स आप देखिए, पहले पायदान पर ललित बत्रा है 55.95% और दूसरे पायदान पर निखिल मदान जो कि 24.23%। दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 75 से 80% के करीब जो पसंद है लोगों की यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर वैश्य समाज का मैं जिक्र करूं, जैन समाज का जिक्र करूं तो थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ कविता जैन या फिर राजीव जैन को उतना पसंद नहीं किया जा रहा। सर्वे के लिहाज से तो ये इंडिकेटर सामने नजर आ रहे हैं कि पंजाबी उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आखिर निर्णय पार्टी को करना है, लेकिन पंजाबी वोटर्स ही यहाँ पंजाबी उम्मीदवार को ही लोग यहां पर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले और दूसरे पायदान पर जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है और तीसरे पायदान पर 12.33% कविता जैन को जो वोट हासिल हो रहे हैं, बेहद कम वोट यहां पर हासिल हो रहे हैं। तो चाहे राजीव जैन लड़े या कविता जैन, उसमें कोई बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में यहां पर पंजाबी उम्मीदवार ही अगर उतारा जाता है तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जी वीरेंद्र जी, कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करनी है और कांग्रेस के लिए तमाम उम्मीदवार जो हैं वो पहले से जो आजमाइश कर रहे हैं। और इस बार तो कांग्रेस ने कह दिया कि देखिए अपना बायोडाटा लेकर आइए, अगर आपका मसला फिट बैठता है तो उसी हिसाब से टिकट दिया जाएगा। तो सुरेंद्र पवार और कमल दीवान कांग्रेस के साथ 15.50% लोग हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला सोनीपत में क्या देखने को मिलेगा, कांटे वाला? देखिए, कांटे का मुकाबला तो दिखाई देगा ही देगा। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र भी है। और लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी में सोनीपत में गुटबाजी चरम सीमा पर है, सबको मालूम है। क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला होने के नाते सोनीपत के अंदर गुटबाजी पर अंकुश लगाना मोहनलाल बड़ोली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर वहां ललित बत्रा अगर या मेयर का चुनाव हार गए थे तो उन्होंने कविता जैन पर ही आरोप लगाए थे कि उनको हराने में उनकी मुख्य भूमिका है। और अब मोहनलाल बड़ोली भी लोकसभा का चुनाव हारे तो उन्होंने भी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं।
तो कुछ विधायकों की भूमिका पर भी आरोप लगाए। तो इसलिए वहां की गुटबाजी बहुत ज्यादा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब ये जातिगत समीकरण से तय करना है कि पंजाबी को टिकट देना है या बनिया समाज से देना है। देखिए, अगर महिला को टिकट देने की बात आई, क्योंकि महिलाओं का कोटा भी पूरा करना है, तो ऐसे में कविता जैन का अवसर लग सकता है। नहीं तो देखिए, ललित बत्रा पहले निगम का भी चुनाव हार गए, मेयर का चुनाव हारे हैं, विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन एक पंजाबी चेहरे के रूप में सशक्त माने जाते हैं, उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा है। कांग्रेस में दुविधा की स्थिति नहीं है, सुरेंद्र पवार ही सबसे अच्छा विकल्प है। जी देवेंद्र, एक चौथी विधानसभा जिसका ओपिनियन हमने जाना, जनता की नब्ज को टटोला, झज्जर विधानसभा, जहां पर कप्तान बीरधाना 48.39% के साथ टॉप पर है। बीजेपी की तरफ से जनता ने उन्हें पसंद किया, कहा कि अगर बीजेपी ने टिकट देती है तो जनता उनके साथ होगी। दूसरे नंबर पर कांता देवी 22.58% के साथ। तीसरे नंबर पर राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार 9.68% के साथ। और बीजेपी के साथ लोग यहां ज्यादा दिखाई दिए, वो भी ऐसा नहीं कि कम है, 19.35% लोग हैं। इस सीट पर किस तरह का समीकरण देख पा रहे हैं बीजेपी के नजरिए से? देखिए, बीजेपी के नजरिए से पंकज, बीजेपी वाले खुद भी चाहते होंगे कि 3 बार से लगातार कांग्रेस की विधायक बन रही है गीता भुक्कल जी। तो गीता भुक्कल को इस बार अगर हराना है या कांग्रेस को हराना है, ये सीट बीजेपी को पानी है, तो मेरे को लगता है फुल प्रूफ रणनीति के साथ आगे आना होगा, क्योंकि ये कांग्रेस प्रभाव वाला इलाका है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, बड़े नेता है, सारे फैसलों में उन्हीं का हाथ होता है और हाईकमान तक सीधा कनेक्शन उनका है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है गीता भुक्कल भी, उससे बदलने की गुंजाइश कम है। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के लिए चुनौतियां है कि किस तरीके से झज्जर को क्रैक किया जाए, क्रैक मींस इस बार कांग्रेस से सीट निकाली जाए, उसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। कप्तान बीरधाना ठीक है, वो पसंद बने हुए हैं, लेकिन गीता भुक्कल हो या कांग्रेस को हराना हो तो मेरे को लगता है बहुत कुछ सोचकर रणनीति के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि कांग्रेस ये सीट गवा दे और बीजेपी जीत जाए। तो उसको मेरे को लगता है झज्जर पर पूरी निगरानी करके पूरी ऐसी कुछ रणनीति बनानी होगी कि कांग्रेस से कैसे सीट बीजेपी हासिल करे। बीजेपी के सामने चुनौतियां ज्यादा है, कांग्रेस के सामने नहीं है। जनता ने अपनी रणनीति बनाई हुई है। जनता लगभग जो बीजेपी के साथ है वो, अगर हम कंपेयर करेंगे गीता भुक्कल के साथ, जनता जो चाहती है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे, तो काफी इसमें एक फासला दिखाई दे रहा है। हमेश आपके पास हमारे एक सीटिंग विधायक एक लंबे अरसे से जो सियासत वहां पर कर रही है, उनका दबदबा है, कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी ने दखल देना और बीजेपी चाहती कि इस सीट को जीते, तो किस तरह का समीकरण साधना जरूरी होगा? देखिए, मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि कप्तान बीरधाना अच्छा यहां पर परसेंटेज शो कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले। तो कहा जा सकता है कि कप्तान बीरधाना यहां पर एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। लेकिन ये गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और यहां अब जो है दीपेंद्र हुड्डा भी अपने इलाके को सबसे पहले संभालने का काम करेंगे। हालांकि हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पदयात्रा करने पहुंच रहे हैं। चुनाव के दौरान भी सबसे ज्यादा जो मोबिलिटी देखने को मिलेगी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि झज्जर के इलाके को हुड्डा परिवार किसी भी सूरत में कमजोर नहीं रहने देगा और एक एक विधानसभा सीट पर जीत की गारंटी सुनिश्चित करने का काम यहां पर हुड्डा परिवार की तरफ से किया जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वक्त मिलते ही झज्जर के इलाके को सबसे पहले संभालने का काम वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां गीता भुक्कल को किसी तरह का किंतु परंतु नहीं मिलेगा। टिकट उनकी तय है और जीत को लेकर भी किसी भी तरह की परेशानी गीता भुक्कल को नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अपने तरीके से जो भी रणनीति वो तय करें ये उनकी तरफ से है। लेकिन यहां ये कहा जा सकता है कि ये इलाका वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो झेलता रहा है, वो एंजॉय करता रहा है। तो ऐसे में यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों का राज जो है यहां झज्जर के इलाके को अब भी याद है। तो ऐसे में यहां गीता भुक्कल को अगर सरकार में बड़ी हिस्सेदारी मिलती है तो उसका सीधा फायदा यहां पर जो है झज्जर के इलाके को मिलेगा। और हुड्डा परिवार से नजदीकियां चूंकि इस इलाके की पहले से है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस इलाके को राज्यसभा के लोकसभा क्षेत्र में आता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो
यकीनन फिर इस इलाके को किसी भी तरीके से कमजोर दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रहने देंगे। यहां गीता भुक्कल के लिए प्रायोरिटीज ज्यादा है, सरकार के हिस्सेदारी को एंजॉय ये इलाका कर चुका है। हुड्डा किसी भी सूरत में इस इलाके को कमजोर नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहे किसी भी तरह का दाव यहां पर आजमा ले, लेकिन ये तो तय है कि ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित होने वाला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे अभेद दुर्ग में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। यहां पॉजिटिविटी जो है गीता भुक्कल की, पॉजिटिविटी से मेरा मतलब है कि इजी एक्सेस है, जनता से बहुत मीठा बहुत सौम्य व्यवहार जो है गीता भुक्कल का देखने को मिलता है। इसी वजह से यहां कह सकता हूं कि बेहद मजबूत स्थिति में गीता भुक्कल बनी हुई है। बीरेन जी, सीधे सवाल ये कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले को अगर देखें तो जनता की पसंद में कप्तान वीरधाना हैं जो टॉप पर हैं, जो चाहते हैं लोग और कार्यकर्ता की बीजेपी उन्हें टिकट दे तो गुंजाइश है, जीत की खाता खुल सकता है यहां पर और एक बार फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन गीता भुक्कल इतनी आसानी से हार मानेंगी नहीं, क्योंकि उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे। 91.53% लोग चाहते हैं कि गीता भुक्कल को उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, गीता भुक्कल की राह फिलहाल तो आसान दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जिन्हें चुनाव घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये उनकी कर्म भूमि है झज्जर जिला। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार चयन करने में उनकी मुख्य भूमिका हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहेगी जिसका शहरी क्षेत्र में प्रभाव हो, ताकि वो इतनी बढ़त प्राप्त कर सके कि गीता भुक्कल का मुकाबला कर सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनौती गीता भुक्कल का मुकाबला करने के लिए, और ये बात निश्चित है कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान तो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा उम्मीदवार चुनेगी जो कम से कम शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा सके और अपनी बढ़त को कायम रख सके। जी, बढ़त कायम रखनी है और प्रभाव भी दिखाना है। अगर 4 के 4 इन विधानसभा सीटों का निचोड़ की बात करें देवेंद्र, जिस तरीके से हम लोगों ने सर्वे देखा, जनता का मूड देखा, पार्टियों का मूड हम देख रहे हैं, किस तरीके से पार्टियां रणनीति बना रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखती दिखाई दे रही हैं। 4 विधानसभा सीटों को एकमुश्त हम लें तो किसका, बीजेपी या फिर कांग्रेस दबदबा, और कितना फर्क यहां पर पड़ता हुआ दिखेगा सियासत में हरियाणा की? देखिए पंकज, इन 4 में जिन विधानसभा की बात करें, इनमें राई और सोनीपत, ये जीटी रोड बेल्ट की सीटें हैं, जहां बीजेपी पिछले चुनाव में भी उससे पहले भी ज्यादा मजबूत नहीं, कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। तो हालांकि जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस इस बार पूरा ध्यान दे रही है। और सोनीपत की 6 विधानसभा में आज की बात करें, 2 सीटें बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है। तो सोनीपत और राई में मेरे को लगता है कांग्रेस का प्रभाव वाला क्षेत्र भी, और जीटी रोड बेल्ट पे फोकस कर रही है कांग्रेस पूरा। बीजेपी के लिए चुनौती इन 2 सीटों पर है। झज्जर की जहां तक बात करें, वहां भी कांग्रेस ही मजबूत नजर आ रही है गीता भुक्कल के रूप में। और होडल की जहां तक बात है, होडल में मुकाबला 50-50 मान सकते हैं। जगदीश नायर जो बीजेपी से विधायक हैं, और उनके मुकाबले उदय भान, मतलब एक सीट पर 50-50, लेकिन जो बाकी 3 सीट पर है, आज वहां कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस फिर से जीटी रोड को पूरे फोकस में रखे हुए है। लोकसभा चुनाव भूले नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का माहौल था, कांग्रेस ने जनता के बीच में जाकर यह कहा कि चुनाव कांग्रेस नहीं जनता लड़ रही है, सरकार के खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा रहा है, और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि 5-5 सीटें बढ़ गई। क्या विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा फर्क दिखेगा इन 4 विधानसभा सीटों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कसर रह गई थी, वो जो परेशानी थी, वो जो जनता के अंदर कसक थी, वो कसक खत्म करने की कोशिश यहां पर नायब सैनी की तरफ से की जा रही है। चाहे वो सरकार किसानों को लेकर हो, अलग अलग तरह की घोषणाएं यहां पर की गई है, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी यानी पोर्टल के जरिए जो जिन लोगों ने नौकरियां हासिल किया उनको लेकर हो, हर तरह की राहत यहां पर सरकार देने की कोशिश कर रही है। उन्हीं तमाम खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। जो मनोहर लाल सरकार में नासूर बन चुकी थी, उन तमाम परेशानियों को यहां नायब सैनी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कर पाएंगे ये एक अलग सवाल है, लेकिन इतना तो तय है कि नायब सिंह सैनी जो जहर यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार हुआ था, उस जहर के असर को लगातार कम करते जा रहे हैं। किस हद तक कम कर पाएंगे ये तो वोटिंग के समय तक ही पता लग पाएगा। वीरेंद्र जी, आप ये समझना चाहेंगे कि तमाम तरह के सरकार विरोधी माहौल की बात की जा रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, तमाम तरह की योजनाएं विकास के पैमाने पर इन 4 विधानसभा सीटों को देखकर तो क्या लगता है, क्या वाकई में जिस हिसाब से जनता ने पिछले चुनाव में यहां से विधायक को चुना, उस हिसाब से यहां पर काम हो पाया?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर रही है और भी प्रयास करेगी, अभी और भी लोकप्रिय घोषणाएं होंगी, लेकिन लोगों को मालूम है कि इन घोषणाओं का कोई सार नहीं होता। देखिए, चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1 वर्ष पहले ऐसी घोषणाएं कर दी होती तो आज तस्वीर दूसरी होती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं और अधिक अच्छी होती। अभी कहना जल्दबाजी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास में कमी नहीं है। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे कौन से देती है। अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चेहरे सशक्त देगी, अच्छे उम्मीदवार देगी, तो परिणाम दूसरा हो सकता है। लेकिन ये देखिए, लोकसभा चुनाव में शुरू से ही एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है। 6 जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा सतर्क रहना होगा उम्मीदवारों के चयन में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। 4 विधानसभा सीटें जिस पर ओपिनियन जाना जनता का टोटल न्यूज की टीम ने, जिसमें होडल विधानसभा, राई विधानसभा, सोनीपत विधानसभा और झज्जर विधानसभा, जहां पर लोगों ने खुलकर, कार्यकर्ताओं ने खुलकर यह बताया कि पार्टी उनके मन मुताबिक उम्मीदवार को अगर टिकट देती हो तो जनता उनके साथ खड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।